बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज 24 मई 2026 है और कल आपको मैंने वीडियो के एंड में कहा था कि एक तो वो गेम चल रही है दुनिया में जो आपके सामने है, ईरान वॉर, ऑयल, हॉर्मोज, अमेरिका, इसराइल, ये तमाम चीज़ आपके सामने हैं। मैंने कहा एक इससे बड़ी गेम भी है, यानी कि गेम के पीछे भी गेम होती है, वो बड़ी होती है और उसके अंदर जो है आप उसको बादशाह कह लीजिए या आप उसको थर्ड टर्म गेम कह लें। मैं उसको थर्ड टर्म गेम कहूँगा और वो भी ट्रम्प गेम है, वो ट्रम्प की टर्म गेम है जो कि आपके सामने 2028 में आ सकती है। तकरीबन नवंबर, लगभग कोई नवंबर का महीना होगा, 2028 का महीना होगा, जहां आपको ये उम्मीद हो चली है कि अमेरिका में इलेक्शन होंगे और एक नया सदर आएगा। वो कंपैरेटिवली बेहतर हो सकता है और वो एक्ट करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सदर बनने से पहले अगर आप ठीक हों भी तो सदर बनने के बाद आपकी हालत क्या होगी वो देखने वाली होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर होता है ताकतों का वो उसको चेंज कर देता है। यहां पर आपको मैंने कहा कि थर्ड टर्म के बारे में इलीगल है, इलॉजिकल है, बात करना गलत है। लेकिन कल की वीडियो में आपको मैंने कहा था कि दिमाग में रखिएगा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा सकते हैं, जो अपने ऊपर अटैक करवा सकते हैं और फॉल्स फ्लैग कराना मसला नहीं है। एक ही नस्ल है सारी की सारी। मोदी हो गया, ट्रंप हो गया या नेतन्याहू हो गया, ये एक ही नस्ल है। इन्होंने जब मर्जी हो कोई इवेंट करवा देते हैं फॉल्स फ्लैग और उसके बाद जो है अपनी मर्जी के मामलात करते हैं। तो ये बड़ा क्लियर है। मुझे लग रहा है कि ये बात जो है ना अभी दबेगी, इलेक्शन के टाइम पे उठेगी और उस वक्त एक ऐसा अटैक होगा अमेरिका के अंदर। हो सकता है ये कुछ भी कर सकता है। ये अपनी बेटी को मरवा सकता है, ये अपने दामाद को मरवा सकता है, ये कोई वॉशिंगटन के ऊपर व्हाइट हाउस को तबाह कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो आपको याद आ गया, कल की बात है ये। अब कल थी 23 तारीख, आज 24 तारीख है। रात जो आपके पास सुबह गुजरी है, वहाँ जो रात गुजरी है, उसके अंदर क्या हुआ है उसके बाद, यानी कि मेरी वीडियो के तकरीबन आप कह लीजिए 12 से 16 घंटे के बाद जो है ये वाकया होता है कि व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला शख्स सदारती महल के शहर में मुब्तला था, ट्रंप ने बताया, और व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक हुआ है। और अब जो है जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस जो है वो महफूज जगह नहीं है, सदारती मुकाम बनाने का मुतालबा कर दिया, नया सदारती मुकाम बना दिया जाए। मतलब आपको मैंने जो कहा था कल कि ये अपनी बेटी को या दामाद को, या फिर आपको मैंने कहा था, जैसे आपने सुन लिया, दोबारा सुन लिया है कि व्हाइट हाउस जो है आपको तबाह होता नजर आएगा। तो ये अभी नहीं होगा, अभी तो सिर्फ आपको पता लगेगा कि गैर महफूज है और एक अल्टरनेट पोजीशन बन चुकी होगी जो 2028 में काम करना शुरू कर देगी। उससे पहले ये सदारती मुकाम बन जाएगा और तकरीबन मई जून का महीना होगा 2028 का, जिसमें आप देखेंगे 2 साल के बाद कि एक हालात ख़राब होंगे। और वो जो पॉज, मैं उसको पॉज कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जंगबंदी। अब वो जंगबंदी या उनके तरफ से पॉज वो है क्या, आपको मैं थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। अमेरिका बोल रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप खुले में अपना तेल बेचिए, कोई टेंशन नहीं होगी। मतलब मैं आपको पेमेंट करने के हक में नहीं हूँ, आप खुले में आप ऑयल बेचिए, जो मर्जी हो, आप जितना मर्जी बेचें, ईरान के ऊपर पाबंदी हटा देंगे। तो भाई जंग करने से पहले तो ये पाबंदी थी ईरान के ऊपर, तो अगर आप इस पाबंदी को हटा रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि आप ईरान को वो फेवर दे रहे हैं जिससे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप शिकस्त खा गए हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप जंग को बंद करने के ही मूड में हैं, आप जंग लड़ने के मूड में नहीं हैं। ये मैं मानता हूं कि इसके अंदर शायद मर्जी ना हो इसराइल की, मगर आप तो मुझे उतावले नजर आ रहे हैं इस हुक्मनामे से। और उसके बाद हॉर्मोज से आप कह रहे हैं कि आप पाबंदियां ख़त्म कर दें, टोल रिसीव ना करें, जो वहाँ पर माइंस बिछी हुई हैं उसको साफ़ कर दीजिए ताकि ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी चले। क्यों? अमेरिका के अंदर इतना महंगाई का तूफ़ान आ चुका है कि लोग घरों से बाहर आ चुके हैं, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आप घरों में, आप अमेरिका में महफूज नहीं हैं। ट्रंप इज़ नॉट सेफ इन अमेरिका, इस वजह से। इसलिए बहरहाल ये चीज़ तो दोबारा आएगी आपके सामने, ये ख़त्म नहीं होगी। ईरान वाला टॉपिक जो है ये आप आज बंद कर देंगे तो उसके बावजूद आप मुआहदे कर लीजिए, अमन मुआहदा कर लीजिए। अमन मुआहदा इस दौर में किसी काम का नहीं होता, चाहे वो गज़ा हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो अमेरिका और इसराइल के लिए कोई तीसरा मुआहदा हो। दे डैम केयर अबाउट एनी मुआहदा जो भी टेबल पे होगा। बहरहाल कोशिशें हम कर रहे हैं
और जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी एक साख्त है, उनका एक नाम है, उनकी एक आवाज़ है जो मिडल ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है। और उन्होंने बात की डोनाल्ड ट्रंप से, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो मुश्तरका रब्ता है, कहते हैं अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब, इमारात, कतर, मिस्र, तुर्किया और पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका रब्ता किया है। जब ट्रंप ने अटैक करना था तो किसी से नहीं पूछा, किसी को नहीं बताया, लेकिन अब जब वो फंस गया है तो कह रहे हैं कि जी मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मुश्तरका फैसला होगा। मज़ा तब आता, मैं इस बात पे यकीन तब करता कि जब सऊदी अरब, इमारात, कतर, मिस्र, तुर्किया, पाकिस्तान को वो कहता कि क्या मैं ईरान पे अटैक कर दूं, आप संभाल लेंगे बाद में, तो वो कहते कि हाँ कर लीजिए, तो अब करते। जब वो मना करते तो ना करते। तो जब आपने करना होता है तो इसराइल, और जब मना करना होता है आपसे नहीं हो पाता, तो उस वक्त ये मामला, ये अच्छी बातें नहीं हैं। ईरान रेडी फॉर हिस्टोरिक फाइट अगेंस्ट न्यू अग्रेशन आर्मी कमांडर। आप जानते हैं कि ईरान जो है अब उसको ये यकीन हो गया है कि जंग तो हमें लड़नी पड़ेगी, और इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं बगैर किसी डाउट के, अगर मगर के कह रहा हूँ, ये जंग अगर बंद हुई, जो कि बंद होती नज़र आ रही है, ऐसी बात नहीं है, बंद हो सकती है, लेकिन ये पॉज में जाएगी फॉर मैक्सिमम फॉर 2 years। 2 साल के अंदर अंदर या ट्रंप के दौर के अंदर अंदर आपको ये एक अलग लेवल पे जाएगी, नजर आएगी। उस टाइम तक मैं समझता हूँ कि वही वाली बात है कि शायद वाइट हाउस ही तबाह होगा और उसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान पे आएगा, या बेटी मर जाएगी इल्ज़ाम ईरान पे आएगा, या दामाद मर जाएगा इल्ज़ाम आएगा, या वज़ीरे वॉर जो हैं वो मर जाएंगे, और ऐसे कोई किरदार जो है ना कुछ होगा, ऐसा कोई बड़ी इमारत तबाह हो सकती है, ईरान पे इल्ज़ाम आएगा और ये तमाम चीज़ें शुरू होंगी। लेबनान के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है सूरत हाल ख़राब है, और उनके सोल्जर्स जो हैं अपने इंतहाई मजबूत पोजीशन की वजह के बावजूद उन पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और हिजबुल्लाह जो है उनको मार रहा है। और ये आप देख रहे हैं 23 साल का लड़का उनका मर गया है, फौजी। इसके अलावा एक और शदीद ज़ख्मी है, वो भी मर गया होगा, और तीसरा जो है अफसर वो ज़ख्मी है, तो वो भी हॉस्पिटलाइज हो गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि आप जानते हैं कि 40 ममालिक का एक बार फिर जो फोटेला है वो ग्रीस के साइप्रस के पास पहुँचा था, तो उसको कब्ज़े में ले लिया था इसराइल ने, और उनको ले गए थे वो मोड़ के इसराइल। हालांकि ताल्लुक़ नहीं था उसका किसी इसराइल से, ताल्लुक़ से था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अनाज लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। लेकिन जो उनको पकड़ा गया उसके बाद बिन गुएर जो है वो जिस तरीके से उनके पास आए, जिस तरह लास्ट टाइम आए थे, अब की बार भी आए, और उसके बाद उन्होंने अपने फ़ौजी को बोला कि अगर इन तमाम लोगों की इज़्ज़तें तार तार ना हुई, इनको अगर आपने अब्यूज़ नहीं किया, इनको अगर आपने जलील नहीं किया, तो समझ लें कि फिर आप मर्द ही नहीं हैं। तो फौजी ने उसके बाद जो कुछ किया, उसके बाद फ्रांस ने बैन कर दिया फार राइट इसराइली मिनिस्टर बिन गुएर ओवर अब्यूज़ ऑफ एक्टिविस्ट। ठीक है ना, उनके जो इंतहा पसंद जो उनके वो थे ना, उनको भी कहा गया, फौजी को भी कहा गया कि इन एक्टिविस्ट को जो है आप निशाना बनाएं, दरिंदगी का निशाना बनाएं, जलील करें इनको, और इनके मुंह जो है वो ज़मीन में रहने चाहिए, और हर तरीके से उनको कपड़े उतारे गए, हर चीज़ की गई जो वो कर सकते थे। जब वो उनको मिलने गए ना, तो उनका पहला जुमला पता क्या था? वेलकम टू हेल। ठीक है ना, यानी कि आपको हम दोज़ख में खुशामदीद करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो इसराइल पहुंचे थे, तो वेलकम टू हेल का कहना, उसको तो मुझे समझ में आता है कि देयर इज़ नो डाउट अबाउट कि वेलकम टू हेल तो सही था। आखिरी में हम शामिल करेंगे रूस को, और रूस ने रात को अचानक दारुल हुकूमत कीव के ऊपर बैलिस्टिक्स मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। ये अनयूजुअल था, क्योंकि इतना बड़ा हमला नॉर्मली रूस करता नहीं है, और अगर करता है तो वो कीव पे नहीं करता, क्योंकि जो प्रोग्राम था उसका, मैं आपसे कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि उसने जो उसका जंग जीतने का जो उसने रखा हुआ है, मैं आपको तकरीबन जब से जंग शुरू हुई आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि ओडेसिया तक ये आएंगे, तो मैंने कहा कि ये ब्लॉकेट लगा देंगे और इन्होंने लैंड लॉक करना है, यानी कि जिसने भी समुद्री रास्ते से आना है वो उसकी जीत ये होगी। अगर समुद्री रास्ते से आपने आना है कीव की तरफ, क्योंकि गंदम का सबसे बड़ा सप्लायर है ना ये, तो जिसने भी कीव की तरफ आना है वो रूस की परमिशन से ही आ सकेगा। इसके अलावा और कोई चेक पोस्ट और कोई पोर्ट रहेगी नहीं, तो तमाम पोर्ट्स पर कब्जा करना है, इसको एक लैंड लॉक कंट्री में कन्वर्ट करना है। ये मेन मकसद रूस लेके चला है, लेकिन इसके मकसद के अंदर कीव पे हुकूमत करना नहीं है। रूस कभी भी पूरे यूक्रेन में कब्जा करना नहीं चाहेगा, ठीक है ना, उसकी रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा अटैक बैलिस्टिक्स का और ड्रोन्स का जाहिर करता है कि मामला कुछ और है, और जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर ट्रंप की आप गुफ्तगू सुन चुके हैं,
और शी जिनपिंग की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं जो वो ताइवान के हवाले से कर रहे हैं, कीव के हवाले से पुतिन और ट्रम्प के सुन चुके हैं आप। तो बहुत कुछ जो है वो सेटल डाउन होगा विद ईरान, क्योंकि ईरान के साथ भी कोई लगा हुआ है, ताइवान के साथ भी कोई लगा हुआ है और यूक्रेन के साथ भी लगा हुआ है। तो चीन, अमेरिका और रूस को, तीनों को एक सेटलमेंट करनी पड़ेगी और फैसला हो जाएगा कीव का, ताइवान का और ईरान का। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।